हेलो एंड नमस्कार। 90.4 एफएम पर मैं हूं आपका अपना मित्र आरजे अमित। और दोस्तों, आज बेहद ही खास कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे आज, और उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए 90.4 एफएम पर ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है खास मुलाकात। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है हमारा 90.4 FM। अपने सोलन की आवाज है हमारा 90.4 FM। सुरीले गीतों की डोर है हमारा 90.4 FM। तो आप भी सुनते रहो और सुनाते रहो। सबकी जुबां पे शोर हमारा 90.4। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 90.4 एफएम के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है खास मुलाकात में। दोस्तों, खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका हम परिचय कराते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रफ़ी नाइट आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में उसके ऑडिशंस हुए सोलन में और वहाँ पर लोगों ने भाग लिया और काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंट वहाँ पर देखने को मिले। और अब बात करें तो ये जो रफ़ी नाइट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इनका नाम है श्री तरसेम भारती। और आज हम श्री तरसेम भारती जी के बारे में जानेंगे, इसलिए आज हमने उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे, इनसे इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बातें, रफ़ी नाइट से जुड़ी हुई कुछ बातें और साथ में आपके लिए कुछ मधुर मधुर गीत भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, आपका 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो सर सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, थोड़ा सा परिचय आप बताइए। मेरा जन्म एक मध्यवर्ती परिवार में हुआ और उसके बाद बचपन से ही मुझे साहित्य का शौक़ था। और जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, उसका नाम था प्रभा भारती कला संगम जी। और मुझे बहुत पसंद है कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रभा भारती कला संगम के जो सदस्य हैं वो मिलेंगे आपको, जो जिन लोगों ने उस वक्त काम किया जी। और उसमें हमने संगीत, नृत्य और जो सोशल सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उस ज़माने में प्रयास आरंभ कर दिया। और उस वक्त एक डांस का बहुत बड़ा हम कंपटीशन करवाया करते थे, फिर एक नाटक का कंपटीशन करवाया करते थे और उसके साथ साथ संगीत का। जैसे मुझे लिखने का शौक़ था, कविता लिखता हूँ, तो कविता के पहला जो मैंने एक उपन्यास लिखा जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो मैंने उपन्यास लिख दिया था और उसका नाम था पत्थर के राजकुमार जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी सर? मैं पहले रामपुर बुशहर में पढ़ा हूँ जी, कि मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, तो पहले पोस्टिंग उनकी रामपुर बुशहर में थी। पहली क्लास में रामपुर बुशहर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम शिमला आ गए थे। शिमला में एक मैफील्ड स्कूल में कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद SD स्कूल में पढ़ा हूँ और SD स्कूल के बाद में DAV स्कूल से मैंने मैट्रिक की। तो ऐसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका मिला। फिर कॉलेजेस में भी 2-3 कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। तो आज बड़ी पसंद है कि जब मैं जाता हूँ तो बहुत से मेरे क्लास फेलो, क्योंकि मैं 8th क्लास में था तब से लेके साहित्य का शौक़ था और आगे रहने का शौक़ था, तो जो लोग हैं पहचानते हैं मुझे। जब मैं DAV स्कूल में 8th क्लास में आया तो DAV स्कूल में एक कोयले को लेके घोटाला हो गया और उसके बाद मैंने उस मामले को लिया और पहली हड़ताल, पहला एजिटेशन हमने DAV स्कूल में मैंने करा और उसके बाद मैं DAV स्कूल का हेड बॉय बन गया। तो उसके बाद जो है मैंने कविता लिखना शुरू किया और मेरी पहली जो किताब है उसका नाम था बुरादे में जलता जंगल जी। और बुरादे में जलता जंगल है, ये किताब मेरी मैट्रिक में जब तक आया हूँ 10वीं क्लास में, तब मेरी किताब ये छप गई थी। क्या बात है सर। और छपने के बाद जो है उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुँचा हूँ प्री यूनिवर्सिटी में, तो मेरे ज़माने में प्री यूनिवर्सिटी होती थी, तो प्री यूनिवर्सिटी में मेरी दूसरी किताब जिसका नाम है रंगों का इतिहास पब्लिश हो गई जी। और रंगों के इतिहास पे भाषा कला संस्कृति अकेडमी जो है हिमाचल प्रदेश की, उससे राज्य स्तरीय अवार्ड मिला। और जो बुरादे में जलता जंगल किताब है उस पर मुझे भारतीय राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा फेलोशिप मिली और पुरस्कार मिला जी। और उसके बाद ही मैंने कुछ और किताबें भी लिखी। तो उन्हीं दौरान रेडियो से बड़ा मेरा पुराना संबंध रहा। जो आकाशवाणी में बाल गोपाल कार्यक्रम हुआ करता था आकाशवाणी शिमला में, तो मैं उस कार्यक्रम में भाग लिया करता था। अच्छा। हंसा जी, कला जी, कई एंकर्स वहाँ कार्यक्रम को चलाया करते थे। और उन्हीं दौरान जो है जब आकाशवाणी से मैं जुड़ा हूँ तो मुझे मैंने गीतों भरी कहानियाँ, उन दोनों का नया
परंपरा चली। तो उसमें एक उसका ताजमहल गीतों भरी कहानी भी मैंने लिखी और आकाशवाणी से उसका प्रसारण भी हुआ जी। और उसके बाद मैंने बहुत से नाटक लिखे। कॉमेडी मैंने लिखना शुरू किया, बेचारा यमराज मेरे नाटक का नाम था, फिर सुबह होगी, ऐसे से बहुत से नाटक लिखे और उनका निर्देशन भी किया। और स्कूल में, कॉलेज में जो नाटक है मेरे वो दिखाए गए और लोगों ने सराहे जी। तो साहित्य से लगाव मेरा बचपन से लेके रहा। उसके साथ साथ जो है बचपन से ही संगीत का बड़ा शौक था और संगीत में रफ़ी जी को सुना, किशोर जी को सुना, आशा जी को, लता जी को, पर विशेष तौर पे रफ़ी जी का मैं बचपन से लेके बहुत बड़ा फैन हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और उनके जो गीत हैं, क्योंकि जैसे पोइट्री से जुड़ा रहा कि जो पुराने गाने हैं वो आज भी लोग सुनते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोइट्री है, उसमें गहन चिंतन करके जो गायक जब गाता है तो उस पोइट्री में उसमें संगीत के साथ साथ जो कविता है वो मिलती है। और हर गीत का एक, जब आप सुनोगे तो उसका कोई मतलब है जी। और उसको कहीं जोड़ा गया है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। और जो आज हम संगीत को सुनते हैं उसका सिर्फ म्यूजिक बेस है, अच्छा है बिल्कुल, पर वो म्यूजिक बेस है और उसमें ज़्यादा डांस रहता है आज के संगीत के अंदर, कि जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी बीट हो, तेज हो, उसको हमारा युवा वर्ग पसंद करता है। और आज भी जो हम पुराने नगमे जब सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये धरोहर जो है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये हमेशा बनी रहे। और उसी के चलते रफ़ी जी को, किशोर जी को, लता जी को, आशा भोंसले जी को और महेंद्र कपूर जी को, मुकेश जी को, मैं चाहता हूँ कि पुराना जो संगीत है उसको हमारी आने वाली जनरेशन हमेशा अपनी यादों में ताज़ा रखे। और अभी भी जो रफ़ी नाइट हम करते हैं, रफ़ी नाइट के अंदर भी ऑडिशन पूरे हिमाचल प्रदेश में हम करते हैं जी। और हम ये कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत सी प्रतिमाएं छुपी पड़ी है। और आज स्पोर्ट्स के लिए सरकार काम कर रही है, आज एजुकेशन के लिए काम कर रही है, परंतु संगीत के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर आदमी एडमिशन ले और सीखे। बिल्कुल, आवाज़ बहुत अच्छी है। हमने पोंटा में पिछले साल ऑडिशन किया, बहुत लोगों के अंदर उत्साह था और संख्या मेरे ख्याल 100-150 करीब वहाँ पर लोग आए थे। और इस बार जब हमने ऑडिशन किया तो 260 लोग आए थे। और 260 में अब जब कार्यक्रम करोगे तो थोड़ा बहुत निखार आता है। जो पिछले सिंगर पिछली बार आए थे अच्छा नहीं गा रहे थे, इस बार हम गए तो
उस टाइम से बेटर गा रहे थे। जी। तो इसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं हिमाचल के या आसपास के क्षेत्रों के अंदर है, हम उसको एक मंच प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं। तो साथ हम चाहते हैं कि उसको कोई ऐसी एकेडमीज हों, प्राइवेट एकेडमी हो, सरकार की, हम सरकार से इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा सिस्टम हो कि जो संगीत सीखना चाहे उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर सीख सके। और संगीत के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारे वाद्य यंत्र है, ऑर्केस्ट्रा है या बांसुरी है, तबला है, ढोलक है, उसका वो भी सिखाने की कोई योजना होनी चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि रफ़ी नाइट की तरफ बढ़ें आगे। आपकी कुछ कविता अगर आप सुनाना चाहें। आम आदमी पे जो मेरी कविताएं आम आदमी पे है, जैसे कि एक आदमी गांव में रहता है और वो शहर में आके सरकारी नौकरी करता है और एक साहब के यहाँ चपरासी का काम करता है। तो उसका नाम है कृपाराम। कृपाराम जब भी आता है गांव से शहर, कृपाराम जब भी आता है गांव से शहर, शहर पहुंचते ही कृपाराम कृपु हो जाता है। अब उसे साहब और मंदिर की घंटियों में कोई फर्क नहीं लगता। अब उसे साहब और मंदिर की घंटियों में कोई फर्क नहीं लगता। ऐसे जो आम जिंदगी के अंदर जो मैंने चीजें देखी और जी, मैंने उसको लिखने का कोशिश करी। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक में हम एक गाना सुनेंगे, तो आप बताइए कि कौन सा गाना हम प्ले करें। देखिए, ऐसा है, रफ़ी साहब का गाना है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, क्या वो भारत देश है मेरा। तो दोस्तों लेते हैं एक ब्रेक इस खास कार्यक्रम में। सुनते रहिए 90.4 FM। मैं हूं आपका अपना मित्र अलबेला अमित। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हाय, आई एम संदीप सारंग फ्रॉम मोरिंडा। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.4 सबकी जुबां पे सुर। वेलकम बैक 90.4 FM पर ये खास कार्यक्रम जारी है। और इस खास कार्यक्रम में, इस खास मुलाकात में मेरे साथ आज मौजूद हैं विजय फोरम के अध्यक्ष श्री तरसेम भारती। तो सर अब आगे बात करते हैं आपसे। विजय फोरम का गठन कब हुआ? विजय फोरम का गठन पिछले कोई 5-6 वर्ष पूर्व हमने ये निर्णय लिया कि एक ऐसा मंच का गठन किया जाए जी। जो संगीत, साहित्य, नाटक और
जो हमारे धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के काम करें। और उसके साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, नशा विरोधी और दहेज, और उसके साथ साथ सफाई शिविर्स, ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ का में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी काम किया है। पिछले 5 वर्षों से निरंतर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, पीजीआई, आईजीएमसी और जो शिमला के हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो सारे कैंप्स में 20-20 के करीब डॉक्टर आते हैं। और हॉस्पिटल की तरह ही हमारा कैंप लगता है, हर एक डिपार्टमेंट उसमें होता है, पेडियाट्रिक्स है, गायनी है, ऑर्थो, स्किन और जितने डिपार्टमेंट हैं, शल्य चिकित्सा, सारे के सारे मेडिसिन, सारे के सारे डिपार्टमेंट हमारे लगते हैं और उसमें अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं और उसमें कोशिश करते हैं जो टेस्ट हैं वो भी फ्री हों। जैसे पिछला कैंप सोलन में लगा हमारा, 945 मरीजों को देखा गया और उसमें एक्सरे फ्री किया गया। एक्सरे के साथ साथ ईसीजी, ब्लड के टेस्ट, शुगर वगैरह के टेस्ट और हड्डियों की डेंसिटी को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, वो टेस्ट, सारे टेस्ट किया गया। और सबसे अच्छी बात यह कि टेस्ट के बाद जो डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं वो मेडिसिन वहाँ से मुफ्त में दी जाती है। तो पिछली बार बहुत बड़ा कैंप लगा और अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। तो पहले शिमला लगाते थे हम लोग। सर, अगर कहा जाए कि आपके अलावा विजय फोरम के मुख्य स्तंभ आप किसको देखो कहेंगे? मेरे अलावा सारे स्तंभ हैं सब। देखो एसोसिएशन जब है चलती है तो उसके अंदर जो हमारे सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसमें रिम्पल धर्मा जी हमारी प्रेसिडेंट हैं, बहुत काम करती हैं और सारा जो दायित्व है मेरा वो संभालती हैं। उसके साथ साथ मधु भारती जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी इसकी, और उसके साथ ये राजेश जी हैं, डॉक्टर किशन जी हैं और बहुत से लोग हमारे इसके अंदर जुड़े हुए मेंबर जो हैं। गौरी शंकर जी हैं हमारे, गौरी शंकर जी जो हैं वो टीचर हैं और म्यूज़िक के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, जजमेंट वगैरह वही करते हैं। नमिता शर्मा जी हैं, बहुत से लोग हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत से लोग हैं और हर आदमी जो है वो इसको जो दायित्व दिया जाता है बड़े उससे निभाता है। और जजमेंट की जहाँ तक बात है, जज को बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें 6 जज जो है हमारे हमेशा रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जजमेंट बहुत फेयर हो, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो और जो मेरिट में व्यक्ति है वो उसको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। जी सर, अब बात करते हैं रफ़ी नाइट की। किस तरह से मन में विचार आया कि रफ़ी नाइट जैसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए? देखिए ऐसा था कि रफ़ी नाइट का जो बात है ये सोलन से जुड़ी हुई है जी, क्योंकि यहाँ एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उदय फोरम जो है उन्होंने रफ़ी जी को काफ़ी साल ये रफ़ी नाइट ऑर्गेनाइज हुआ करते रहे। उसके बाद वो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके कुछ मिसहैपनिंग हुई परिवार में, उसके बाद वो कार्यक्रम नहीं हो रहा है कुछ सालों से। तो उस वक्त मैं जब यहाँ आया था तो हमने ये तय किया था कि आप सोलन में कार्यक्रम करें और हम शिमला में कार्यक्रम करें। और एक कार्यक्रम हमने उदय फोरम का शिमला में भी किया, रफ़ी जी का कार्यक्रम किया। तो उसके बाद जो है वो किसी कारण से सोलन में नहीं हो पाया। तो अब हमने कहा कि सोलन के अंदर भी हम लोग इस कार्यक्रम को करें। और उसके पीछे मंशा हमारी यही थी कि जो हमारी धरोहर है और जो हमारे पुराने सिंगर हैं और जो हमारे पुराने गीत हैं उसको आने वाली जनरेशन याद रखे। क्योंकि आज भी 50-60 वर्ष के बाद भी कोई गाना अगर आप सुनते हैं तो वो नया लगता है। उसको गहराई से सुनो, उसकी पोएट्री सुनो, उस पर चर्चा करो, बात करो, तो वो सॉन्ग पुराना नहीं होता है। तो उसके साथ हम चाहते थे कि इनको आज भी जो सिंगर आते हैं वो नए गाना चाहते हैं, गाते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, फर्स्ट राउंड में आप गा लो जो मर्जी, पर सेमीफाइनल में और फाइनल में आप रफ़ी जी को ही गाएंगे। तो जब वो रफ़ी जी को गाने की बात आती तो वो सुनते हैं उसको, सुनते हैं, सुनने के बाद वो फिर गाते हैं और गाने के बाद जो है वो खुद कहते हैं कि जी आज हमको लगा कि हमने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। तो ये जो है क्योंकि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, तो उसको जो है सीखने के लिए हम प्रेरणा की बात करते हैं और प्रेरित करते हैं कि उसको सीखें। एक बात पूछना चाहूँगा सर कि सोलन, शिमला और पांवटा साहिब आपने 3 जगह ऑडिशंस रखे, ज़्यादा टैलेंट आपको कहाँ नज़र आया? देखिए ऐसा है, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। पाउंटा के जब हम गए थे तो हमको वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ लोग सीखें, और उसके बावजूद जब पहली बार मैं वहाँ गया तो पूरा हॉल भर गया वहाँ,
और शाम को 8 बजे तक हमको ऑडिशन लेने पड़े। और उसके बाद सोलन में काफ़ी कम था। जब हम पहली बार आए, 2-3 बार आए, तो बड़े ऑडिशन में लोग कम आते थे। और इस बार जो इतना ऑडिशन में इतना ज़्यादा लोग आए हैं सोलन के अंदर कि पूछो। अभी 17 तारीख को शिमला का ऑडिशन होने वाला है अभी। तो शिमला के अंदर फ़ायदा क्या है कि तो वहाँ पर कॉलेजेस हैं म्यूज़िक के जी, सरकारी कॉलेजेस हैं, और उसके साथ साथ जो है कई अकेडमीज़ हैं जहाँ पर लोग संगीत को सीखते हैं। जी, तो वो अकेडमी के लोग भी हमारे साथ जुड़े, तो वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो शिमला में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है आपको सिंगर मिलेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है शिमला के अंदर, और सिखाने के इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए शिमला में बहुत ज़्यादा लोग मेरे को वहाँ मिले, और अच्छे लोग मिले। और अच्छे लोगों में से भी बहुत से लोग हमारे इंडियन आइडल तक पहुँचे, वॉइस ऑफ हिमालयस तक पहुँचे, सोनी तक पहुँचे, और कुछ लोग अभी हमारे जो हमारे यहाँ गाते थे वो अभी किसी फिल्म में भी बॉम्बे में गा के आए। नाम लेना चाहेंगे सर? पूनम शर्मा, अंकुश भारद्वाज, और एक दो कुछ और लोग थे हमारे जो अभी फिल्म के अंदर भी वहाँ गीत गाया। और उसके साथ साथ कार्तिक शर्मा और कृतिका, अच्छा पूर्ण शिवा। पूर्ण शिवा तो प्रोडक्शन ही जो है वो उदय फोरम की के ज़माने में वो गाता था यहाँ, और भी हमारे संपर्क में रफ़ी जी को बहुत अच्छी तरह से गाता है। और उसके साथ साथ अभी मुकर्रम महमूद, एक बड़े सिंगर की बात करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के सिंगर जो अमेरिका में बसे हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले शिमला आए थे, तो उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हमने गेटी थिएटर में किया। और वो हमारे सिंगरों को देखकर, हमारे म्यूजिशियन को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अमेरिका में, यूके में आकर कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-4-5 लोग जो हैं, हम चाहेंगे कि वो यूके में जाएं और वहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और इस बार भी जो रफ़ी नाइट हो रही है, इसका और हमारे को बहुत प्रसन्नता है, खुशी है कि एक प्लेबैक सिंगर सुरेश रहेजा, जिन्होंने आशा भोंसले जी के साथ गाया है, श्रेया घोषाल के साथ गाना गाया है, उनका वहाँ से टेलीफोन आया था और उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि वो आना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। और 24 तारीख के कार्यक्रम में सुरेश रहेजा जो प्लेबैक सिंगर है वो भी रहेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे लोकल सिंगर हैं उभरते हुए, जैसे विक्की चौहान जी हैं, विक्की चौहान को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसके साथ हम 10 लोगों को इस बार ऑनर करने जा रहे हैं, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र के व्यक्ति भी हैं, संगीत के, नृत्य के, सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं वो लोग, उस क्षेत्र के लोग भी उसमें ऑनर किए जाएंगे। अब ये सवाल उठा है मन में कि ये 5वां सीज़न है रफ़ी नाइट का जी, तो इनमें जो पिछले 4 सीज़न रहे और ये 5वां, उनसे किस तरह से फ़र्क है इनमें? बहुत फ़र्क है। जो 4 साल पहले हमने शुरू किया था कार्यक्रम, तो उसमें और आज बड़ा फ़र्क है। आज जब जजेस से मैं बात करता हूँ, कहते जी कंपटीशन इतना टफ है कि जजमेंट करना मुश्किल काम है। और क्योंकि वो लोग सीख रहे हैं और प्रतिभा में उनके निखार आया है, और कई मंचों के ऊपर लोग गा चुके हैं, तो जब वो जजमेंट करना पड़ता है तो समस्या आती है। और इसके साथ साथ जैसे 3 जिलों में हम ऑडिशन की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ उत्तरांचल से लोग ऑडिशन में आए, पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा से। तो आसपास जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न भारत है, वो उसके सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और एक और अच्छी बात, आज शिमला में, हिमाचल में लोग जो है रफ़ी नाइट का इंतज़ार करते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। वो इंतज़ार करते हैं कि रफ़ी नाइट कब होगी, और उसके अंदर लोग आके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं के पिछली बार बात चल रही थी कि रफ़ी नाइट का नाम कुछ बदल के वो किया जाए, मगर नाम नहीं बदला जाएगा, कि रफ़ी नाइट का लोग इंतज़ार करते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने की बात है, और इसको इसी नाम से हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं सर, और आप कोई फेवरेट गाना बताइए। चाहूँगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, ये गाना सुनना पसंद करेंगे? जी जी जी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब
नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। सोलन का अपना रेडियो है 90.4 FM। सोलन की अपनी आवाज है 90.4 FM। सबके दिलों में बसा है 90.4 FM। तो आप भी दिल से सुनो ना सिर्फ 90.4 FM, क्योंकि ये है सबकी जुबां बशोर हमारा 90.4। एक बार फिर से स्वागत है 90.4 FM के इस ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। और इस ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय फोरम के अध्यक्ष श्री तरसेम भारती। सर, अब ये बताइए
कि आज के मुकाबले में अगर हम आपके स्कूल टाइम के दौरान के दिनों की बात करें, उस वक्त किस तरह की फैसिलिटीज़ होती थी टैलेंट को दिखाने के लिए? इस बारे में आप बताइए। देखिए, ऐसे उस टाइम कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, और पर उसमें स्कूलों के अंदर जो है शनिवार को बाल सभा का आयोजन हुआ करता था, अगर आपको याद होगा, जी कि पूरा स्कूल इकट्ठा होता था और आधे घंटे के लिए जिसको जो आता था जी वो सुनाता था। हम्म, तो उससे आदमी को स्टेज पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस मिलता था। मिलता था, हम्म, और क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा तभी आदमी गा सकता है। जी तो अब वो आस्ते आस्ते लगता है कि पता नहीं अब बाल समय होती कि नहीं होती। म्यूज़िक जो है वो हम चाहते हैं कि स्कूल में उसका एक पीरियड हो और उसमें स्कूल में सिखाया जाए। जी और सिखाओगे तो अब सिखाओगे किसको? ओल्ड सॉन्ग्स को सिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो पीएचडी है, तो उससे आप सिखाओगे। और आज भी जो संगीत के क्षेत्र में वाद्य यंत्रों में क्रांति आई है, तो ले दे के अगर देखा जाए तो वही वाद्य यंत्र जो शुरुआत में थे, तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार, सितार, वही चीज़ें आज कन्वर्ट हुई हैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर। और आपको याद होगा 200 आदमी वायलिन बजाया करते थे जब रिकॉर्डिंग होती थी सॉन्ग की, है ना। जी और तबले भी काफ़ी लोग बजाया करते थे, सितार भी काफ़ी लोग बजाया करते थे। तो आज जो है वाद्य यंत्रों में आज संगीत के अंदर शोर बहुत हो गया, शोर है वो उसमें, बस क्योंकि मैं जैसे पहले कहा था उसमें बस वो एक बीट रहती है डांस की, जी वही सॉन्ग अच्छा है जिसमें आप डांस कर सको। अब वो गोरियां कलाइयाँ चिट्टियाँ कलाइयाँ वह एक सॉन्ग आया, उसके अंदर आप जो है वो सिर्फ डांस करने के बात है, जी आदमी नाचना चाहता है। जी और जो रफ़ी जी के सॉन्ग हैं या ओल्ड सॉन्ग है, उसमें आदमी खो जाता है, ढूंढता है कि उसमें जो राइटर है क्या कहना चाहता है जी। ना। मतलब उस वक्त जो गाने होते थे बिल्कुल आत्मा तक पहुंचते थे, वो बिल्कुल बिल्कुल सोल तक। बिल्कुल और आजकल के जो संगीत है वो सिर्फ डांस तक ही सीमित रह गया है बिल्कुल और मनोरंजन तक ही सीमित है। उस वक्त जब पुराने गाने सुनते थे तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अब बाबुल की दुआएं लेता जा, और अब ऐसे गाने बनते ही नहीं बिल्कुल जो बिल्कुल। अब जिसको सुन के आंखों में आंसू आ आज जाए। भी विदाई के टाइम में शादी में अगर वो गाना सुन लें या किसी वक्त भी आप सुने तो बाप की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। तो या तुझको सुखी संसार मिले, जी। तो उसका जो सॉन्ग्स रफ़ी जी ने गाए और जिस ओकेजन को लेके गाए, जो उसमें सिस्टम रहा होगा जो या कोई situation- दृश्य सिचुएशन रही होगी, वो पूरा उसको उसमें उतरने की कोशिश की, उसमें उतरे। और लगता है कि जो वो सॉन्ग जिस तरह का गा रहे हैं, अब ये जो मैंने कहा था जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, इसमें दीपावली, दशहरा, होली का जो सिस्टम है उसमें दिखाया गया, दृश्य दिखाए गए, उसका म्यूजिक और उसको आप देखें किस तरह से वो किया है उसमें। जी बिल्कुल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले।
होली के कई मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ एक बात ख्याल में आ रही है सर कि चंडीगढ़ में भी एक रफ़ी नाइट ऑर्गेनाइज हो रही है पिछले 15 सालों से, और सोलन में भी हो रही है, तो वो किस तरह से अलग है? देखिए ऐसा है कि रफ़ी जी को वो भी याद कर रहे हैं, हम भी याद कर रहे हैं जी। और अपने हम श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हैं, उनको अपने रिगार्ड पे करते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर भी कह रहे थे भी वहाँ जब रफ़ी नाइट का ऑडिशन होता है तो बहुत लंबी लाइन लोगों की रहती है। तो इससे साबित होता है कि जो लोगों का झुकाव है संगीत की तरफ, रफ़ी जी की तरफ, रफ़ी जी के गीतों की तरफ, वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है जी। क्योंकि आज हमको कार्यक्रम करते हैं और उसमें सिंगर ना मिले रफ़ी जी को गा सके जी। तब तो हमको लगे कि भी लोगों का जो है मोह भंग हो रहा है। परंतु आज भी इतना ज़्यादा लोग हमारे यहाँ ऑडिशंस में आते हैं जी। और उसके साथ साथ लिसनर, सुनने वाले इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि जब शिमला में कार्यक्रम होता तो वहाँ बैठने को जगह नहीं मिलती जी। उसमें कई बार हॉल भरता है हमारा, फिर खाली होता है, फिर भरता है, फिर तो उसमें जगह नहीं मिलती कि कैपेसिटी बहुत कम है। और सोलन के अंदर भी मैं कहना चाहूँगा, देखो यहाँ हम आए तो एक समस्या ऑडिटोरियम की है। कोई अच्छा ऑडिटोरियम अभी तक यहाँ नहीं हो पाया है। अच्छा ऑडिटोरियम हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें अंदर, क्योंकि सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम आरंभ होगा और रात को 10 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा, तो उसमें आदमी आते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आए और इसमें लिसनर सुने इसको। जी सर, किशोर नाइट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किशोर नाइट का जो है कार्यक्रम रफ़ी नाइट की तरह ही किशोर नाइट का आयोजन भी विजय फोरम करती है जी। और उसके अंदर भी जो है जो सिंगर रफ़ी जी को अच्छी तरह से नहीं गा सकते हैं वो किशोर नाइट में ट्राई करते हैं। किशोर जी का गाना गाना और मुश्किल काम है, और किशोर जी उस वक्त कहा करते थे जो क्लासिकल का गाना उनके पास आता था तो बोलते रफ़ी जी से गवा लो और किशोर जी का मुझे पता है कि तो क्लासिकल नहीं सीखा था उन्होंने। जी बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा था, तो जब वो कहीं फंस जाते थे कोई आदमी गाता था ऐसा सा गाना गाना तो कि रफ़ी जी के पास चले जाओ गा लो, और रफ़ी जी ने हर तरह का गाना गाया, हर तरह का गाना वो गा लेते थे और बड़ी इजीली गा लेते थे। और जो उन्होंने गाया है उसके मुकाबले में आज कॉपी भी नहीं आदमी कर सकता, कॉपी से बहुत दूर की बात। यहाँ पर उनका एक कोई खूबसूरत गीत होना चाहिए, तो बताइए सर प्लीज। जी। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, बहुत सुंदर गाना है। तो सुनते हैं इस गीत को। आप सुनते रहिए 90.4 FM। मैं हूँ आपका अपना मित्र अलबेला अहमद। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था,
तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, कि चेहरे पे रंगे मलाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है 90.4 एफएम के इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय फोरम के अध्यक्ष मिस्टर तरसेम भारती सर। सर, अब मैं पूछना चाहूँगा कि रफ़ी नाइट का जो ये ऑडिशन हुए उसके बाद नेक्स्ट ये जो प्रोग्राम है किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से इसका प्रोसीजर रहेगा, ये बताइए। देखिए, एक तो पूरा डाटा जी हिमाचल के और आसपास के राज्यों के सिंगरों का हमारे पास है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनकी डिटेल भी हमारे पास है जी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े घराने जो हैं, जब कोई नेशनल लेवल के लिए कार्यक्रम का चयन करते हैं तो उनका टेलीफोन हमको आता है या फैक्स आता है, और वो हमसे प्रार्थना करते हैं कि जो आपके सिंगर हैं उनकी लिस्ट हमको दें, ताकि हमको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकें। कि हमारे पहले शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, और उसके चलते चलते जो जितने भी और टैलेंट हंट्स के कार्यक्रम हो रहे हैं, इंडियन आइडल्स के हो रहे हैं, दूसरे हो रहे हैं, तो उसके लिए जब हम कॉन्फिडेंस होगा, यहाँ से हम तैयार करेंगे तो आगे मंच मिल जाता है। और उसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में, और पिछली बार हमने बात की थी एक चैनल के साथ, हम मीडिया पार्टनर थे हमारे, उनका भी सहयोग, उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम अपनी पिक्चरों के अंदर अपना गाना गवाएंगे। जी सर, मैं बात कर रहा हूँ रफ़ी नाइट का जो प्रोग्राम होगा ना, ऑडिशन हुआ उसके बाद नेक्स्ट राउंड और उसके बाद फाइनल, इसका प्रोसेस बता दीजिए। इसका ऐसा है, पहले ऑडिशन हो गया, ऑडिशन के बाद सेमीफाइनल, और उसके बाद फाइनल रहेगा। सेमीफाइनल में किस तरह से होगा? सेमीफाइनल के अंदर भी वही मुखड़ा, एक अंतरा, स्थाई जी, और उसके किस बाद तरह का गाना गाना पड़ेगा? उसके बाद देखो, सेमीफाइनल से तो आपको रफ़ी जी का ही गाना होगा जी। ऑडिशन में जो गा चुके आप गा लिया आपने जी। उसके आगे का तो रफ़ी जी का, लता जी का, आशा जी का, फीमेल सिंगर के लिए हम चॉइस देते हैं जी। तो रफ़ी जी के साथ साथ जो है आशा जी का या लता जी का गाना गाते हैं जी। तो पर रफ़ी जी का गाना जो है वो फाइनल में तो वही रहेगा जी। जो फर्स्ट आएगा मेल में, फीमेल में जी,
वो तो अभी कितने पार्टिसिपेंट चुनने हैं अभी इस बारे में? देखो हर बार जो है 60 से 65 लोग फाइनल शॉर्टलिस्ट होते हैं जी। और 60 से 65 में से हर ग्रुप में 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाते हैं, 2 कंसोलेशन प्राइजेस जाते हैं। 11 के करीब लोग जो हैं वो हर बार सिलेक्ट हमारे फाइनल तक पहुंचते हैं जी। और उसका फ़ायदा ये कि जब वो वहाँ तक पहुँच जाते तो अगले जो कार्यक्रम हमारे विजय फोरम के होते हैं, न्यू ईयर का कार्यक्रम होता है या कहीं और हम गेस्ट जाते हैं तो वो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि वो लोग वहाँ पर गाएं जी। तो उसके साथ साथ जो शुरू में दूरदर्शन हिमाचल प्रदेश जो दूरदर्शन केंद्र है वो हमारा मीडिया पार्टनर रहा, वहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम कई दिन तक चलता रहा और उसके साथ जो और हमने मीडिया पार्टनर साथ लिए, पिछली बार तो बल्कि 22 कंट्री में लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जी। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो हमारे मीडिया पार्टनर है उसके साथ मिलकर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दूर तक ये कार्यक्रम जो है लोग सुने और इसको देखें जी। तो वो सारा मंच प्रदान करने का काम जो विजय फोरम पिछले 5 वर्षों से कर रही है। अभी सोलन में ऑडिशन हुए, अगर किसी का मिस हो गया ऑडिशन, बिल्कुल वो शिमला के अंदर ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते, जैसे पाउंटा के अंदर कुछ लोग ऑडिशन में पार्टिसिपेट भी किए और पार्टिसिपेट में सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो वो सोलन में आए हुए थे और सोलन में कोई अगर ऑडिशन में रह जाता है तो वो शिमला में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये 3 जगह हम इसलिए कोशिश करते हैं कि नियर बाई आप जहाँ नज़दीक लगे आप वहाँ आके ऑडिशन दें और पार्टिसिपेट। ये ऑडिशन कब है सर? ये ऑडिशन 17 तारीख को इतवार को शिमला में, और इसका जगह इसका डीसी ऑफिस में बचत भवन है जी शिमला में, वहाँ इसका ऑडिशन डांस का और सिंगिंग का दोनों का होगा इस बार। डांस को भी इंक्लूड किया हमने। और ये डांस का विचार क्यों आया और कैसे आया? डांस का इसलिए आया था कि जब पिछली बार पाउंटा में गया था तो वहाँ पर सिंगर से ज़्यादा डांसर थे। अच्छा, तो वो कहते जी हमारा तो वो गेस्ट आइटम वगैरह हाँ तो अब उसमें समस्या ये आई कि अब डांस का फिर बल्कि पिछली बार तो हमको डांस का कंपटीशन वहीं करवाना पड़ा। अच्छा। वहीं करके वहीं हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस बांट के मांगे थे क्योंकि यहाँ कार्यक्रम कोई था नहीं। तो इस बार विजय फोरम ने ये फैसला किया कि डांस संगीत से जुड़ा हुआ है नृत्य, तो नृत्य का कार्यक्रम भी जो है साथ साथ होना चाहिए। तो एक दिन हमने 23 तारीख को नृत्य का कार्यक्रम रखा है और बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब आ रहे हैं। और सिंगरों में भी पिछले इस बार जब मैं अभी आया तो एक सिंगर की आयु 52 वर्ष और एक की 53 वर्ष, और जो पाउंटा से आए थे बल्कि पाउंटा में सिलेक्ट नहीं हुए वो सोलन में ऑडिशन के लिए आए थे, और एक कोई चंडीगढ़ से भी कोई आदमी आए थे, बड़ा अच्छा गाते हैं कोई वहाँ से व्यक्ति आए थे। तो इसके अंदर एज जो ग्रुप है वो भी 3 सब एज ग्रुप को हमने कवर करने की कोशिश की है। लिटिल चैम्प से लेकर एज लिमिट कोई ऐसी नहीं, जहाँ तक आप चाहें वो कर सकते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम ये चाहेंगे कि रफ़ी नाइट का ये जो कार्यक्रम है बहुत तरक्कियाँ पाएँ और ये बहुत ज़्यादा सफल रहे और इसमें अच्छे से अच्छा टैलेंट हमें देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपने सोलन का ऑडिशन मिस कर दिया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शिमला का ऑडिशन दे सकते हैं जो कि है 17 तारीख को, और वेन्यू है इसका डीसी ऑफिस बचत भवन शिमला। तो आप वहाँ जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। टाइमिंग सुबह 10 बजे आप वहाँ पर पहुँचकर अपना ऑडिशन दे सकते हैं अगर आपका सोलन का ऑडिशन मिस हो गया है तो सर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी आपने बातें बताई और रफ़ी नाइट से जुड़ी हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर कार्यक्रम में आने के लिए जी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सोलन की जनता से कि 23-24 को इस कार्यक्रम में मुरारी मार्केट में जरूर शामिल हों। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 और 24 मई को रफ़ी नाइट कार्यक्रम का फिनाले है और ये कार्यक्रम आयोजित होगा मुरारी मार्केट भवन सोलन में। तो आप मुरारी मार्केट भवन में पहुंचकर इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइएगा और उस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से उसकी शोभा बढ़ाइएगा। तो सर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आप 90.4 FM में आए और हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।